ऑपरेशन कल की, ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन खरगोश में क्या समानताएं हैं, क्या ये आपको पता है दोस्तों? इसी चीज़ पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आनंद रूपम। आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आप लोगों का स्वागत है इस चैनल अननोन पेट्रियट्स पे, जहां हम किसी भी घटना को इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में लश्कर ए तोयबा का को फाउंडर आमिर हमज़ा मारा गया। कहीं इसे मारने में हमज़ा अली मज़ारी यानी कि हमारे किसी धुरंधर का हाथ तो नहीं है। वैसे बहुत लोगों का कहना है कि आईएसआई इनको पालते हैं और काम जब निकल जाता है, बैगेज हो जाता है, तो आईएसआई ही निपटा देते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर निपटा देते हैं तो हमें उसमें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या इनके पीछे कहीं अदृश्य वीर का हाथ तो नहीं है? और उनको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। तो इन बिंदुओं पे आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि कैसे एक लिस्ट तैयार की गई थी और एक दशक की एक पूरी मेहनत थी। और इसकी शुरुआत दोस्तों होती है 2019 का, जब लोकसभा इलेक्शन होने के जस्ट कुछ दिन पहले अजीत डोभाल जी ने प्रधानमंत्री मोदी के पास जाके उन्होंने अपना रेजिग्नेशन ऑफर किया था। एक्चुअली ऑफर करने के पहले एक बात थी कि वो एक बहुत बड़ा एक मेजर ऑपरेशन को उन्होंने प्लान किया था। इसकी ब्लूप्रिंट 2014 में ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उन लोगों ने, माफ़ कीजिए, अजीत डोभाल जी ने उस लिस्ट में एक जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उस ब्लूप्रिंट में ऐसे ही आमिर हमज़ा, हाफिज़ सईद, मसूद अज़हर और बड़े बड़े कुछ आईएसआई के टॉप नॉच जो ऑफिसर्स हैं, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल सईद मसूरी भी थे। और सईद मसूरी का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है दोस्तों, जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया भी था कि कैसे वो फार्म हाउस में एक वो मृत पाए जाते हैं और अपरेंटली कोई चोट का निशान भी नहीं था। और कहा जाता है कि कोई बुर्का नशीन कोई लेडी वहाँ पहुँची थी मिलने के लिए, और कई घंटे रुकने के बाद वो वहाँ से निकल जाती हैं और उसके बाद उनकी अचानक तबीयत खराब होती है और वो मृत पाए जाते हैं। तो खैर, ऐसी कई घटनाएं तो हैं। तो जो लिस्ट ये दोस्तों वो लेके अजीत डोभाल जी पहुंचते हैं मोदी जी के पास कि ये प्लान है और हमें एक ऑपरेशन कल की शुरू करना है। तो मोदी जी उसको गौर से सुनते हैं और कहते हैं कि इलेक्शन के बाद हम लोग इस पे बात करेंगे। तो दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जो कोई पॉलिटिकल बॉस होता है वो किसी ऑफिसर को बाद में बात करते हैं या इसके बाद बात करते हैं, तो वो लोग ऑफिसर्स जनरली ये समझते हैं कि हमारे जो बॉस हैं उनके तरफ से जवाब जो है वो ना है। तो उसके बाद इलेक्शन कंप्लीट होता है और उस समय डोभाल जी रेजिग्नेशन देने पहुंचते हैं कि अब लगता है मेरा समय यहाँ पूरा हो चुका है, कार्यकाल पूरा हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू प्ले विथ माई ग्रैंड चिल्ड्रेन, ये उनके शब्द थे। तो मोदी जी पूछते हैं कि बात क्या हुई, तो वो अपने प्लान के बारे में बताते हैं कि ऐसी प्लान थी, मेरी सोच ऐसी थी, तो मैं इस पे काम करना चाहता था। तो मोदी जी ने कहा कि मैंने मना कब किया था? तो डोभाल जी ने कहा कि आपने कहा कि बाद में बात करते हैं, तो मुझे लगा कि ये आपकी तरफ से ना है।
तो मोदी जी ने कहा था कि मैं बस इलेक्शन का वेट कर रहा था, अब आप मुझे खुल के बता सकते हैं और मेरे तरफ से आपका जो भी डिसीजन है वो हाँ में ही है। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है। उस सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में जो एनेक्डोट्स हैं दोस्तों, ये घटनाएं एक एक वर्ड इसके सत्य हैं, क्योंकि उन मीटिंग्स में जो जो थे वहाँ पे उनसे चीज़ें छन के बाहर आईं, और इंटेलिजेंस के दुनिया में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके वर्ड ऑफ माउथ से ये चीज़ें आई हैं, एक एक वर्ड 100% सही है। उस मीटिंग में अजीत डोभाल जी एक चिट्ठी निकालते हैं और उसको पढ़ने लगते हैं। पूरा माहौल सिक्योरिटी काउंसिल का गमगीन हो जाता है। वो दरअसल दोस्तों चिट्ठी जो थी वो रूपेन कटियार, आप याद कीजिए कांदाहार जो हाईजैकिंग हुई थी, जहूर मिस्त्री, धुरंधर में आप लोगों ने देखा होगा। तो रूपेन कटियार के फादर ने एक इमोशनल चिट्ठी डोभाल जी को लिखी थी कि ये भारत का बेटा था और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी मौत का बदला आप एक दिन जरूर लीजिएगा। तो उस चिट्ठी को डोभाल जी उस सिक्योरिटी काउंसिल में पढ़ के सुनाते हैं और सभी इमोशनल हो जाते हैं, और मोदी जी की तरफ से ग्रीन सिग्नल आता है, गो फॉर इट। हालांकि कई लोग वहां पे भी इस पक्ष में शायद नहीं थे, लोग कह रहे थे कि डिप्लोमेटिकली होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये ऑपरेशन कल्कि की शुरुआत की घोषणा वहीं से हो जाती है। पहला नाम आता है जहूर मिस्त्री का। हालांकि मैं बताऊं, ये पूरे जो अननोन गनमैन या अदृश्य वीर का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ, जहूर मिस्त्री के पहले स्टार्ट हुआ था परमजीत सिंह के साथ, जो एक खालिस्तानी, एक हार्डकोर खालिस्तानी आतंकी था। वो कहने को खालिस्तानी अलग दिखते हैं, लेकिन ये लोग बेसिकली परमजीत सिंह पंजोर, तो ये लोग बेसिकली दिखते खालिस्तानी अलग हैं, लेकिन काम ये लोग आईएसआई के ही इशारे पे करते हैं। ये आईएसआई का ही एक ब्रेन चाइल्ड है। ये लोग लश्कर के साथ मिलके ऑपरेशंस को प्लान करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स इन लोग को लश्कर जैस इनसे मिलता है, आईएसआई इनका पूरा फंडिंग करती है, ब्रेन चाइल्ड आईएसआई की होती है। तो परमजीत सिंह पंजोर वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल जो हिट लिस्ट का बंदा था, विक्टिम था, वो था। उसके बाद नंबर आया हमारे चहेते जहूर मिस्त्री का, जो क्रिसेंट फर्नीचर शोरूम चला रहे थे कराची में। आपको ध्यान होगा धुरंधर में दिखाया गया था, और वो जाहिद अकुन बन के जो है वो अपना जीवन चला रहे थे बहुत ही आराम से। 22 साल बाद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 22 साल बाद जाके कोई उसे ठोक देगा। अब पहुंचते हैं दोस्तों, अभी जो रिसेंटली सबसे बड़ा जो हिट किया गया, आमिर हमजा, लाहौर के पिंडी चौक में जब वो लौट रहे थे एक चैनल में इंटरव्यू देके, और उसे 2 अज्ञात वीरों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी। उसके बाद चर्चा ये हुई कि उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया, वो अभी भी क्रिटिकल है। कहा यह भी जाता है कि हाफिज सईद का बेटा भी उससे मिलने गया और उससे बातें की। खैर, और अभी वो 72 हुर के पास अगर नहीं भी गया होगा तो वो बिल्कुल आने वाले समय में चला जाएगा। 2025 पे भी आमिर हमजा पे जानलेवा हमला हुआ था। ये नाम हिट लिस्ट के एकदम टॉप पे है। आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा। परमजीत सिंह पंजोर से स्टार्ट हुआ, उसके बाद जहूर मिस्त्री, उसके बाद सैफुल्ला कसौरी, उसके बाद अनगिनत लिस्ट, लेकिन इनके टॉप लिस्ट में हाफिज सईद, मसूद अजहर एंड आपके आमिर हमजा सईद मौजूद है। तो इन तक अगर अननोन गनमैन पहुंच गए हैं तो हाफिज सईद तक भी अननोन गनमैन पहुंच जाएगी। इनफैक्ट वो पहुंच चुकी थी। इसके ऊपर एक विस्तार से अलग मैं एपिसोड करूंगा कि कैसे हाफिज सईद के घर तक अननोन गनमैन
पहुंच गया था। आमिर हमजा को ट्रैप करने में 1 दशक का समय लगा था। 2019 के लिस्ट के बाद जो एक कड़ी चालू हुई, उसके बाद नेटग्रिड में ऑपरेशन त्रिनेत्र चालू हुआ। ये ऑपरेशन त्रिनेत्र जो हमारे सिग्नल इंटेलिजेंस है, जो ग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो एसेट्स हैं, इनका एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन करके सैटेलाइट इमेजरी, सिग्नल इंटेलिजेंस, उसके बाद जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, एआई का यूज़ करते हुए हर वॉइस सैंपल को पकड़ना, हर टेलीकम्युनिकेशन के रूट तक पहुंचना, कम्युनिकेशन से एक प्रेडिक्टिव एक मॉडल क्रिएट करना कि किससे कहाँ कैसे किसका कांटेक्ट है। इससे दोस्तों रिसेंटली जो बहुत सारे जो हमारे यहाँ जो हमले हुए हैं या हमले हो सकते थे, हमले जो हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो हमले हो सकते थे और हर दिन 24/7 हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जिस तरीके से इन्हें रोकती हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा जो क्लू हुआ था, ये हुआ था कि एक रेलवे जिहाद हो रहा था। बाप बेटा, जो कि बाप एक पीडियाट्रिक डॉक्टर था, उन तक सिग्नल इंटेलिजेंस के कुछ जो कॉल इंटरसेप्ट किए गए, कुछ वो लोग एन्क्रिप्टेड लैंग्वेजेस में वो लोग बात कर रहे थे। हमारे जॉइंट साइफर ब्यूरो ने और नेटग्रिड ने उसे डिक्रिप्ट किया। उसके तार, आप बिलीव कीजिएगा, अबू हमजारी करके एक कश्मीर में एक बंदा जो कि 16 साल से इंटेलिजेंस एजेंसियां ढूंढ रही थी, उस बंदे के नेटवर्क को 16 साल के इंतज़ार के बाद ढूंढा गया, जिसका नेटवर्क आपके दिल्ली में बाप बेटे की जोड़ी, जिसमें कि बाप पीडियाट्रिक डॉक्टर था। ये लोग रेलवे पे बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट करने के तैयारी में थे। इसके बाद अबू हमजारी जब पकड़ाता है, उसका पूरा नेटवर्क, आप चौंक जाएंगे कि इसका पूरा नेटवर्क लश्कर तैयबा के साथ जुड़ता है। लश्कर तैयबा में एक एक जो अंदर के छोटे छोटे डिटेल्स हैं, वहाँ के इंटेलिजेंस सोर्सेस कैसे निकाले जाते हैं, कैसे वहाँ पे ओवरग्राउंड वर्कर्स एंड एसेट्स वहाँ पे मौजूद हैं, जो एक एक जानकारियाँ रॉ के हेड ऑफिस में पहुँचा रही थी। ये आमिर हमजा के मारे जाने के पहले दोस्तों एक बंदा हुआ करता था, उसका नाम है अबू जफ़र अदनानी। इस नाम को गौर कीजिएगा दोस्तों, 2023 की घटना है कि हमारा इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है, ये अदनानी को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बिछाती है। रॉ के एक जाबाज ऑफिसर रवि कुमार को इस अदनानी को ट्रैक करने की जिम्मेदारी दी जाती है। इस बंदे का पंपोर में एक मकान हुआ करता था। यहाँ पे रवि कुमार जी को टास्क दिया जाता है इस बंदे को ट्रैक करना। क्यों? क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा आमिर हमजा के कांटेक्ट में था। वही आमिर हमजा जो 2005 में, आप याद कीजिए, इसरो में अटैक करवाया था। उसके बाद पठानकोट हमले में भी आमिर हमजा की ही मास्टरमाइंड में ये अबू अदनानी पठानकोट का हमला करवाता है। तो कहा यह गया कि अबू अदनानी को अगर ट्रैक किया जाए, उसे अगर पकड़ा जाए, उसके नेटवर्क को अगर पकड़ा जाए, तो आमिर हमजा के जो पूरे डिटेल है, आमिर हमजा का जो नेटवर्क है, आमिर हमजा का क्या रूट है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बहुत बड़ी है दोस्तों, वहाँ तक पहुँचने में अबू अदनानी तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद रवि कुमार जी के काबिल नेतृत्व में अबू अदनानी को ट्रैक किया जाता है जब वो पंपोर पहुँचता है। और अबू अदनानी के कैप्चर के बाद बहुत सारे राज उससे उगलवाए जाते हैं। अब आते हैं ऑपरेशन खरगोश पे। ये अबू अदनानी जब पकड़ाता है तो उससे एक और लिंक खुलती है दोस्तों, ये खुलता है दरिया चाचा का। याद कीजिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के समय जो ये आतंकी थे,
इनको तो मार गिराया गया, लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट में सबसे बड़ा नाम जो था वो दरिया चाचा का था। ये दरिया चाचा पिछले 20 सालों से आतंकियों को कश्मीर में पनाह देता था, उन्हें अपने यहाँ रखता था और सेफ पैसेज से उन्हें भगा देता था। ये अदनानी के पकड़े जाने के बाद दरिया चाचा मार गिराया जाता है। उसी नेटवर्क का सहारा लेते हुए 2 और बंदे पकड़े जाते हैं, उस्मान और नादिर। ये रिसेंट घटना है दोस्तों, और ये उस्मान और नादिर रिसेंटली कश्मीर में जो पकड़े जाते हैं, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, फेक पासपोर्ट का, उसके बाद हवाला रैकेट का, इनका इतना बड़ा काम था। और ये 20 साल का एक बहुत बड़ा रैकेट जो सीधा सीधी, कैन यू बिलीव इट, ये अबू हमजा को रिपोर्टिंग करता था। इधर अबू हमजा मारा जाता है, और जिस दिन अबू हमजा मारा जाता है, फरीदकोट में 2 और बंदे ठुकते हैं लश्कर के। ये अबू हमजा इधर मारा जाता है, और इधर कश्मीर में अबू हमजा के द्वारा डायरेक्टली नेतृत्व में जो यहाँ का आईएसआई का सेटअप का एक 20 साल पुराना एक नेटवर्क है, जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जिस बंदे को ऑपरेशन खरगोश के तहत, जिस बंदे को पिछले 16 से 20 साल के बीच में इतने दिनों से ढूंढ रही थी, ये इधर बस्ट होता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, अबू हमजा का अननोन गनमैन द्वारा मारा जाना और इधर इतना बड़ा नेटवर्क का कश्मीर में तोड़ा जाना। 2 जिहादी जो रेलवे में अटैक कर रहे थे, उनका भी कहीं ना कहीं आपका लश्कर ए तोयबा के साथ लिंक्स पाया जाना। तो दोस्तों, ये जो मिशन था, जो अजीत डोभाल जी ने स्टार्ट किया था ऑपरेशन कल की, इसका ऑलमोस्ट आप धीरे धीरे जितने भी लश्कर या जैश के टॉप कमांडर तक ये पहुंचती जा रही है। अबू अदनानी का पकड़ा जाना एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद आमिर हमजा में अगर आप पहुंच गए हैं, तो आप लश्कर ए तोयबा के को फाउंडर तक पहुंच गए हैं। हाफिज सईद तक भी हम लोग पहुंचेंगे, और इनफैक्ट हम लोग पहुंच चुके थे। ये 2019 नहीं दोस्तों, ये 2022 की घटना है। उस समय में ही हाफिज सईद के घर के बाहर एक ब्लास्ट होता है। एक सुइसाइड बॉम्बर वहाँ पे अपनी गाड़ी ठोक देता है, और उसके बाद हाफिज सईद को अपना घर छोड़ के उसे जेल में शिफ्ट किया जाता है। ये खौफ भी अननोन गनमैन का है। और इन्हें पनाह देने वाले ब्रिगेडियर समउल्ला कसूरी, इस नाम को जरा ध्यान दीजिएगा। समउल्ला कसूरी ये वो नाम है जो यहाँ पे लश्कर के और आईसिस के जितने भी नेटवर्क है, उन्हें वो देख रहा है। जो कई बड़े बड़े नाम थे, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल हो, चाहे मेजर जनरल अनीस हो, जो ऑपरेशन सिंदूर जिस समय हुआ था, और ये जो आतंकी जो आए थे पहलगांव अटैक में, इसके मास्टरमाइंड थे, वो भी रहस्यमय तरीके से मारे गए। उनको भी 72 हूर प्राप्त हुई अज्ञात वीरों द्वारा। तो समउल्ला कसूरी जो है, वो भी आप किसी दिन देखेंगे कि अज्ञात वीरों के द्वारा वो भी मारा जाएगा। तो इसी नोट पे दोस्तों, आज का इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। जैसे जैसे और अपडेट होगा, हम लोग आगे फिर बात करेंगे। तब तक मैं आनंद रूपम आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।